हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 के बारे में हम बात कर रहे थे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 10 फिनिश हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट है प्रॉपर, जाके देख लीजिए फटाफट से। और अभी मैं प्रीलिम्स पे फोकस कर रहा हूँ। प्रीलिम्स जैसे ही फिनिश होगा अगेन हम अपने मेंस के लेक्चर्स पे लौटेंगे, जो आपका एमपीजी के मैंने छोड़ा हुआ है, और उसके अलावा पॉलिटी। ठीक है, जितने हुए हैं उतने आप कर लीजिए, बाकी अपन उनको भी कंप्लीट करेंगे। पूरा सिलेबस एमपीपीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो हम क्या देख रहे थे, हमारा जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है ना, उसी को देख रहे थे। तो हम देख लेते हैं भैया। हमने कंप्यूटर के बारे में बात की थी, कंप्यूटर की संरचना के बारे में आज से हमें बात करनी थी। किसके बारे में? कंप्यूटर की संरचना के बारे में हमें बात करनी थी। तो कंप्यूटर की संरचना में सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब जिससे आप इनपुट देते हैं। गॉट इट? क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर कैसे काम करेगा, आप पहले उसको इनपुट देंगे, फिर वो इस इनपुट से कुछ प्रोसेस करेगा। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस के बाद कुछ उसके स्टोरेज में जो पहले से होगा उसको वो लेगा और कुछ चीजों को स्टोर करेगा। देन फिर उसके बाद आपको आउटपुट दिखाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्यूटर की एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम देखें इनपुट यूनिट क्या होती है, तो इनपुट यूनिट जिससे हम इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को, तो डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश या निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी इनपुट यूनिट है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम कंप्यूटर को बोलते हैं पुनीत लिख दो। ठीक है, PUNEET, बट वो क्या करेगा, वो पुनीत नहीं समझता है, वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, 1010 में कन्वर्ट करेगा। देन फिर उसको लिखेगा और फिर उसके बाद अगेन कन्वर्ट करेगा वो 1010 को इंग्लिश अल्फाबेट में PUNEET, और फिर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा काम करता है जैसे मैंने आपको बताया। आई अगेन रिपीट, 0 और 1 में काम करता है वो पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब सभी इनपुट डिवाइस को इनपुट इंटरफेस की मदद से बाइनरी 0 और 1 में वो कन्वर्ट कर लेता है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, आपका जो लाइट पेन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, MICR है, पंच कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, माइक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये सारे के सारे आपके इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जिस पर आपको आउटपुट दिखता है, लाइक प्रिंटर, प्रिंटर में प्रिंट आउटपुट आ जाता है। उसके बाद मॉनिटर, वीडियो, ये सारे के सारे आपके आउटपुट हैं। स्पीकर, प्रिंटर प्लॉटर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट यूनिट। मतलब जब उसने पूरी प्रोसेसिंग कर ली और अब वो आउटपुट देने के लिए रेडी है, तो जिस यूनिट पर वो आउटपुट देगा, जिस डिवाइस पर वो आउटपुट देगा ना, वो डिवाइस क्या कहलाएगी? आउटपुट यूनिट। ये कंप्यूटर को उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। अगर आपको मॉनिटर नहीं होगा तो आप कंप्यूटर से कैसे बात कर पाएंगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कंप्यूटर क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको तो दिखता है ना मॉनिटर पे। तो इनपुट और आउटपुट, इन तीनों को एक साथ बाह्य युक्तियां कहते हैं। ये बाहर की चीजें हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि ये मुक्त कंप्यूटर को चारों ओर से घेरे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक जो कंप्यूटर है ना, उसको चारों तरफ से कौन सी चीजें घेरी रहती हैं? इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर जो भी इंस्ट्रक्शन उनको मिलते हैं उनको फॉलो करती हैं और उस पर काम करती हैं, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। तो एक पूरा सिस्टम के जैसे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये मस्तिष्क होता है आपके कंप्यूटर का, और हम जो भी इनपुट देते हैं ना, उसको समझने की कोशिश, उसको सुलझाने की कोशिश आपका CPU ही करता है। CPU का काम होता है जो भी इनपुट दिया गया उसको, जो भी डाटा है उसको प्रोसेस करे और फिर उसके बाद आउटपुट में कन्वर्ट करे, और आउटपुट होने के लिए आउटपुट यूनिट को दे दे। ठीक है, तो CPU को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। अगर हम इसमें बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करती है, इसलिए इसका हमने नाम रख दिया भैया कंट्रोल यूनिट। और जब इसका काम खत्म हो जाता है तब ये अपना काम किसको दे देती है? अपने बाद ये दे देती है ALU को। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट और ALU और मेमोरी में आदान प्रदान करने का काम करती है। ALU और मेमोरी में आदान प्रदान करने का काम कौन करती है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये क्या काम करती है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। अर्थमेटिक मतलब समथिंग कुछ मैथ्स करती होगी, लॉजिक मतलब समथिंग कुछ रीजनिंग करती होगी, है ना? तो ऐसा कुछ हिसाब लगाती होगी, कुछ अपना एनालिसिस करती होगी, वही ALU है। तो सारे टाइप के अर्थमेटिक और लॉजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं जिसपे कंप्यूटर को सोचना पड़ता है, वो सारी यहीं पर होते हैं। तो ALU कंट्रोल यूनिट से डेटा लेगी और उन डेटा में एनालिसिस करेगी, और एनालिसिस करने के बाद
फिर मेमोरी में भेज देगी, भैया फिर से मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मेमोरी क्या करेगी, कंप्यूटर में डेटा जब आता है तब उसको स्टोर कर लेना, और जब हम कंप्यूटर को आउटपुट डिवाइस में वो डेटा देते हैं तब भी उसको स्टोर कर लेना। तो कंप्यूटर में डेटा और जो भी फिगर्स आ रहे हैं उनको स्टोर करना, और फिर उसको जब भी उसकी जरूरत पड़ती है कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तब उसको निकाल कर बाहर लाना और उसका यूज करना, यूज होने के लिए देना, ये मेमोरी का काम होता है। ठीक है, ओके। ये कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम डेटा प्रोग्राम करने के लिए कुछ भी करें, सबसे पहले तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा, इस मेमोरी को हम मेजर कैसे करते हैं, तो काफी सारी यूनिट है, हम बाइट में मेजर करते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, बहुत सारी टाइप से हम मेजर करते हैं। और मेमोरी में एक और खास बात कि बेसिकली कंप्यूटर के लिहाज से अगर हम देखें तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली ये होती है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब जैसे आपका पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव अलग से लगाते हैं ना, तो वो सेकेंडरी मेमोरी है। आप सीडी डीवीडी डालते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इसे इनबिल्ट, मैंने बोला ना, आंतरिक मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू का ही पार्ट होता है जो अंदर ही होता है। अगर जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैंने ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है, तो ये अब जैसे पीडीएफ ओपन हुआ है ना, तो ये रैम में ओपन हुआ या रोम में ओपन हुआ। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं या लैपटॉप में कोई भी काम करते हैं, तो जिस टाइम पर सपोज आप उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो जब वो फाइल ओपन होगी ना, तो वो ओपन किस में होती है, रैम में ओपन होती है। ठीक है, इसलिए सपोज मान लीजिए एक रैम है आपके कंप्यूटर में, सपोज 512 केबी एमबी का है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको उसमें 6 फाइल एक साथ ओपन कर ली, तो वो हैंग होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि 512 एमबी तो जरा से में भर जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है 8 जीबी, ठीक है, फिर उसके बाद आप 6 फाइल ओपन करके काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्पेस ज्यादा हो गया। क्योंकि जितनी भी फाइल ओपन होंगी वो किस में ओपन होती हैं, रैम में ओपन होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, आप रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में इसे आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। ये कंप्यूटर के सीपीयू का ही पार्ट होता है। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है उसके इनपुट आउटपुट डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं हम, और मेमोरी का आकार सीमित होता है लेकिन ज्यादा होता है, और इसे मेन मेमोरी बोलते हैं। दो टाइप की है, रैम और रोम। ठीक है, अगर हम रैम के बारे में बात करें तो दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की मुख्य और अस्थायी मेमोरी। अस्थायी क्यों बोल रहा हूं, कि जैसे मैंने 6 फाइल ओपन की, 6 पीडीएफ ओपन की, तो वो रैम में ओपन है, बट जैसे ही मैंने पीडीएफ फाइल क्लोज कर दी तो रैम खाली हो गई। ठीक है, बात समझ आई ना, क्योंकि कोई भी फाइल ओपन नहीं है इसका मतलब रैम पूरी खाली है, और जैसे ही कोई फाइल ओपन करेंगे तो वो रैम की जगह रैम में आ जाएगी, रैम में जगह ले लेगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो अस्थायी है, स्थायी नहीं होती है मेमोरी। इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद होने पर पूरा डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा इसका अन्य नाम कौन सा होता है, वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें भी काफी सारे रैम होती हैं। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, एस डी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एनवी रैम मतलब नॉन वॉलेटाइल रैम। ठीक है, ये सारी होती है। अगर हम बात करें रोम के बारे में, तो रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कैसी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डेटा होता है उसको केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये 3 टाइप की होती है, प्रॉम, ई प्रॉम एंड ई प्रॉम। प्रॉम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ई प्रॉम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप इसमें इरेज कर सकते हैं। एंड ई प्रॉम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता है, ये फुल फॉर्म ही पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और प्रकार में भी पूछा जाता है कि प्रॉम किसका प्रकार है, रैम का या रोम का, तो रोम का है। ठीक है, क्योंकि ये रोम लगे हुए हैं ना सभी में एंड में। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। ये बड़ी मेमोरी, एक विशेष टाइप की मेमोरी है, और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। स्टैटिक रैम चिप्स का यूज करके हम इसको बनाते हैं। फ्लैश मेमोरी, ये भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर से ही बनती है। ठीक है, और ये भी स्टेबल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी, ये क्या होती है, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होती, ये अस्थायी मेमोरी होती है, सीपीयू के निर्देश पर बनती है, और ये काल्पनिक मेमोरी है, इमेजिनरी मेमोरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, वर्चुअल मेमोरी मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वीडियो ओपन किया हुआ है, ठीक है, और आप इंटरनेट पर किसी को दिखा रहे हैं वीडियो, तो वो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी है, वो कहीं पर स्टोर है, तो क्लाउड में स्टोर है, आपके इसमें सिस्टम में बस उतना ही हो रहा है। ठीक है, ओपन, वो वर्चुअल मेमोरी होगी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी, ये ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑक्सिलरी मतलब ये सहायक होती है, मतलब अलग से कंप्यूटर में डालते हैं।
ठीक है, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती हैं। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है और एक्सेस करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं ना बाहर से, तो कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लैपटॉप स्लो हो जाता है। तो डेटा को एक्सेस करने के बेसिस पर हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया: सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ठीक है, तो बस आपसे प्रकार पूछे जाएंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा, बेहद जरूरी है। I again repeat: sequential access storage device, index sequential access method and direct access memory। बाकी ये पेन ड्राइव सब इसी के एग्जाम्पल। अगर हम देखें स्टोरेज डिवाइस के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे भैया? एक होता है चुंबकीय टेप, एक होता है कॉर्टेज टेप, एक होता है चुंबकीय डिस्क, एक होता है हार्ड डिस्क। तो चुंबकीय टेप में ये एक प्लास्टिक का टेप है बेसिकली, और ये समथिंग कुछ मैग्नेटिक चीज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो चुंबकीय टेप होता है। कॉर्टेज टेप, ये टेप की चौड़ाई जो होता है वो चुंबकीय टेप से थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है, और ये हमारे घरेलू कंप्यूटर्स में यूज होती है बेसिकली, क्योंकि छोटी होती है, कंप्यूटर कॉम्पैक्ट कैसेट होती है 1970 के दशक में। उसके बाद आता है मैग्नेटिक डिस्क। अभी आज के टाइम हम डेटा को स्टोर करने के लिए ना कंप्यूटर में जो यूज कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक डिस्क का यूज कर रहे हैं। 2 टाइप की होती है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। अगर हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। आई अगेन रिपीट, डिस्क की प्लेट जो हार्ड डिस्क होती है ना उसमें ट्रैक होते हैं और सेक्टर होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सेक्टर में डेटा स्टोर होता है और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा को हम स्टोर करते हैं। आई अगेन रिपीट, एक सेक्टर में हम 512 बाइट डेटा स्टोर करते हैं और डेटा को स्टोर करने और पढ़ने के लिए 3 टाइप के समय लगते हैं। आई अगेन रिपीट, हार्ड डिस्क क्या होता है? ये मैग्नेटिक डिस्क के 2 टाइप है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, जिसमें हम पहले हार्ड डिस्क पढ़ रहे हैं। हार्ड डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, सेक्टर में हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हम हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, तो आप बोलेंगे सेक्टर में स्टोर करते हैं। अब एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं, तो आप बोलेंगे भैया 512 बाइट होते हैं। डेटा को स्टोर करने और पढ़ने के लिए 3 टाइप का टाइम लगता है। कौन सा 3 टाइप का टाइम लगता है? तो एक लगता है सीक टाइम, एक होता है लेटेंसी टाइम, एक होता है ट्रांसफर रेट। आई अगेन रिपीट, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ट्रांसफर रेट। सीक टाइम क्या होता है? जब भी हम डिस्क में डेटा को रीड करते हैं या फिर कुछ राइट करते हैं तो राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, सीक मतलब हम सर्च कर रहे हैं, भी ढूंढ रहे हैं, तो डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने के लिए उस ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज सीक टाइम। लेटेंसी टाइम, ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में। अब हम ट्रैक पे पहुंच गए, अब हमें उस सेक्टर तक पहुंचना है जहां वो एग्जैक्टली है, उसमें लगा समय लेटेंसी टाइम। एंड ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डेटा को लिखने या पढ़ने में जो भी हमें टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का मतलब क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क वो होती है जिसको हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत ही पतली सी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क को हम डिक्केट या फ्लॉपी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज हम माइक्रो कंप्यूटर में करते हैं और ये शेप और साइज में 2 टाइप की होती है, एक मिनी फ्लॉपी होती है और एक माइक्रो फ्लॉपी होती है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क वो डिस्क होती है जिसमें डेटा को रीड और स्टोर करने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं, इसलिए तो ऑप्टिकल नाम है उसका, लाइट का यूज करेंगे। इस डिस्क में एक केमिकल चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल सब्सटेंस का, रासायनिक पदार्थ का, जैसे सीडी और डीवीडी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्टोरेज डिवाइस। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखो अभी तक हमने जितनी भी बात की ना वो सब हार्डवेयर में बात की है, जो चीजें आपको दिखती थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये है आपकी फ्लॉपी, जो मैंने आपको बताया था ना, ये फ्लॉपी है। ठीक है, ओके। सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम के नियम और क्रियाओं का वो समूह, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कुछ सिस्टम के कुछ काम को कंट्रोल करने या कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया गया हो और कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर के बीच में एक सामंजस्य बिठाता हो। ठीक है, गॉट इट? बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर या एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज में बनाया गया
एक ऐसा चीज जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के जो भी काम चल रहे हैं उसको कंट्रोल करता है और बहुत अलग अलग हार्डवेयर, जैसे आपका हार्डवेयर मतलब आपका मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, इनमें सामंजस्य बिठाने का काम करता है आपका सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो भैया बेसिकली 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। जैसे विंडोज, अगर आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज नहीं डाला या कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला तो क्या कंप्यूटर चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, बस उसमें लाइट ही नहीं चलेगी, ऊपर का लाइट चलेगी, बस ओपन होगा ही नहीं वो। तो प्रोग्राम जो होते हैं उसमें कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कामों को संपन्न करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं विंडोज वगैरह, ठीक है, लिनक्स वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कौन सा स्पेसिफिक काम करना है? स्पेसिफिक काम करने का मतलब होता है, सपोज जैसे आपको मान लीजिए लेटर टाइप करना है, कोई टेबल बनानी है, कोई अकाउंट का कुछ काम करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ये कंप्यूटर के काम को बहुत ही इजी और कोई भी वायरस ना आए, कोई भी एरर ना हो, उस टाइप से करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो इतने भी एंटी वायरस है ना, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, ये बेसिकली 5 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसमें हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे टाइप की होती है, मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, ये सब। असेंबलर और कंपाइलर, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। असेंबलर क्या होता है, कुछ भी काम होना है उससे पहले असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। सपोज आप कीबोर्ड से लिख रहे हैं, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप सीपीयू है मतलब, ठीक है, आपने कीबोर्ड से उसको समझाया PUNEET, तो आप किस में लिख रहे हो? आप इंग्लिश में लिख रहे हो, ठीक है। तो जो इंग्लिश में लिखा ना आपने, इसको बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या करेगी वो असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, ये असेंबली लैंग्वेज हो, इसमें आपने इसको समझाने की कोशिश की। फिर इस लो लेवल लैंग्वेज को ये जो है ना सीपीयू, ये कन्वर्ट करेगा 1 और 0 में, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं हम इसको? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो 1 और 0 में कन्वर्ट करेगा। 1 और 0 में कन्वर्ट करने के बाद इस पे जो भी ऑपरेशन लगना है, जो भी लिखा जाना है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होना है, वो सब होके और फिर से इस 1-0 को कन्वर्ट करेगा आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जब फिर से कन्वर्ट करेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर एक बार पूरे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, एक ही बार में। अगर कंपाइलर को कोई गलती मिलती है उसमें, तो वो प्रोग्राम लिस्टिंग फाइल में रिकॉर्ड करता जाता है, और जिन्हें कोई प्रोग्राम और पूरी कंपाइलेशन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो उसको प्रिंट कर देता है। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई गलती नहीं लगी, तो वो जाएगा और फटाक से प्रिंट कर देगा PUNEET। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि असेंबलर क्या करता है कि काम होने के पहले जो उसको लैंग्वेज मिली है, जो इनपुट मिले हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? उसको कंप्लीटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो भी प्रोसेस होनी है वो करेगा, और फिर उसके बाद उसको वापस से उसमें कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और पूछा जाता है फैक्ट कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम क्या बोलते हैं? ये कुछ अलग टाइप की चीजें हैं, तो बिल्कुल अलग है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कीज बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और फैक्ट है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो माउस है वो किसने बनाया था? डगलस ने बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की।
जब कंपाइलर पूरा काम कर देगा, उसको कंप्लीटली ट्रांसलेट कर लेता है, फिर इंटरप्रेटर प्रोग्राम कोड स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। यदि इंटरप्रेटर कोड की लाइन बदलते समय कोई भी गलती देखता है तो स्क्रीन पर तुरंत ही एक एरर मैसेज आ जाता है और डिस्प्ले कर देता है कि भैया आपने ये गलती की है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऐसे बताएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि भैया हमारा असेंबलर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या काम करता है और इंटरप्रेटर क्या काम करेगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता ही दिया कि इसके बिना कंप्यूटर चलता नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामों का वो ग्रुप है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या उनके जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको काम करने के लिए कंट्रोल करता है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका लैपटॉप लाएंगे तो सबसे पहले उसमें अपन पूछते हैं ना, विंडोज डलवा लिया या लिनक्स डलवा लिया, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यूज करना है। ठीक है, तो हार्डवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और जो यूजर है उनके बीच में जो सामंजस्य बिठाने का काम है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हैं। विंडोज एमई, विंडोज एक्सपी, विंडोज एंटी सर्वर, विंडोज एंटी वर्क स्टेशन, विंडोज 2000, विंडोज 10, विंडोज 9, विंडोज 8, ये सब। ठीक है, विंडोज 95, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दूरदर्शन के बारे में, कैसे कहां से शुरुआत होती है दूरदर्शन की। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये नोट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। लाइक जरूर